नमस्कार, मैं हूं नीलू। उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है और अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की खबरों की। तो उत्तराखंड में 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इसके लिए तैयारियां जोरों पर है। वहीं चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग भी तैयार है। यात्रा में कमर्शियल गाड़ियों के संचालन के लिए ग्रीन और ट्रिप कार्ड की व्यवस्था की गई है। ग्रीन कार्ड से कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस और ट्रिप कार्ड से गाड़ियों की यात्रा का समय तय किया जाएगा। ये व्यवस्था यात्रा में जाने वाले गाड़ियों के लिए बनाई गई है। तो इस बार व्यवस्था गाड़ियों को लेकर खास तौर पर की गई है। चारधाम यात्रा सीजन की शुरुआत हो रही है। हम आपको बता दें 10 मई से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। तैयारियां जोरों पर है। चारधाम यात्रा में तमाम इंतजाम सरकार की तरफ से किए गए हैं। खास तौर पर यात्रा के लिए परिवहन विभाग भी तैयार दिखाई दे रहा है। यात्रा में कमर्शियल गाड़ियों के संचालन के लिए ग्रीन और ट्रिप कार्ड की व्यवस्था की गई है। ग्रीन कार्ड जिनके पास होगा, यानी कि कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस और ट्रिप कार्ड से गाड़ियों की यात्रा का समय तय किया जाएगा, जिससे पता चल पाएगा कि कौन सी गाड़ी फिट है और कितने समय के लिए वो चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों को लेकर जा रही है। ये दोनों ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड से तय होगा। ये व्यवस्था यात्रा में जाने वाले गाड़ियों के लिए बनाई गई है। तो व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए सरकार कोई कोर कसर नहीं रखना चाह रही है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। चारधाम यात्रा में जो यात्री पहुंचते हैं हर साल लाखों की तादाद में, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए तमाम तरह की व्यवस्था और नए नए चीजों को चारधाम में इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। खास तौर पर गाड़ियों का संचालन वहां पर किया जाता है। यात्रियों को लेकर जो वहां पर दर्शनार्थी है उनको लेकर जाती है चारधाम यात्रा के लिए। तो अब परिवहन विभाग ने इसके लिए 2 तरह के कार्ड डिसाइड किए हैं, जिसमें एक कार्ड ग्रीन और दूसरा ट्रिप कार्ड होगा। ग्रीन कार्ड से कमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस और ट्रिप कार्ड से गाड़ियों की यात्रा का समय तय किया जाएगा। और नैनीताल जिले में जंगल की आग बेकाबू हो गई है। पिछले 24 घंटे से जंगल जो है वो धधक रहे हैं और लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो चुकी है। इस आग का सबसे ज्यादा असर पशु पक्षियों पर पड़ रहा है। नैनीताल में मनूरा, कोसी और भवाली रेंज के जंगलों में आग लगी हुई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रात के वक्त ये तस्वीर है और जब ये आग लगी हुई तस्वीर आप देख पा रहे हैं, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आप समझिए कि किस तरह से वन संपदा जलकर खाक हो रही है। वहां पर जो पशु पक्षी हैं वो इसमें सबसे ज्यादा इसकी चपेट में है। आसपास के इलाकों में धुएं का गुब्बार है और ये परेशानी का सबब बना हुआ है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से जंगल जो हैं वो धधक रहे हैं। हालात ये है कि पिछले 24 घंटे में आग लगने की सबसे ज्यादा 52 घटनाएं सामने आई है, जिसके बाद अब मई जून की भीषण गर्मी की आग अभी से लोगों को डराने भी लगी है। उत्तराखंड में पिछले 2 महीने से जंगल धधक रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक अब तक 431 घटनाओं में 516 हेक्टेयर एरिया में जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। आग के लिहाज से सबसे संवेदनशील कुमाऊं के जंगल बने हुए हैं। सोमवार को भी यहां बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और चंपावत में जंगल धधकते रहे। अभी तक कुमाऊं रीजन में 215 आग की घटनाएं हो चुकी हैं, जबकि गढ़वाल में आग लगने की 177 घटनाएं सामने आई हैं। चिंताजनक यह है कि वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया भी इसकी जद में है। वाइल्ड लाइफ रिजर्व एरिया में अभी तक आग लगने की 39 घटनाएं हो चुकी हैं। ऐसे में जल्द बारिश नहीं होती है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ये पाया कि पिछले जो है 4-5 दिनों से टेम्परेचर बढ़ने के कारण और आर्द्रता में भी कमी आने के कारण और लगातार जो है ड्राई स्पेल चल रहा है, इसके कारण जो है कुमाऊं क्षेत्र में ज्यादा हमारे पास वनाग्नि के जो है अलर्ट्स प्राप्त हुए हैं। और उस पर तत्काल जो है जैसे ही अलर्ट्स हमें प्राप्त होते हैं तो तत्काल उसको हम अपने ग्रुप में डाल के और जो संबंधित क्रू टीम है उनको बताया है कि वो तुरंत मौके पे पहुंचे और फिर उसको जो है आग को बुझाएं। उत्तराखंड में जंगल में आग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद इस पर मीटिंग कर चुके हैं। जंगल की आग में बेशकीमती वन संपदा तो खाक हो ही रही है, साथ ही पिछले 10 सालों में आग की चपेट में आकर 17 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि 74 लोग झुलस चुके हैं। वन विभाग ने इस बार भी 7 जिलों को संवेदनशील घोषित किया है। अब गर्मी के आगाज के साथ ही जंगलों का ये हाल है तो आने वाले महीने और मुश्किल भरे हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
और हरिद्वार से खबर लेते हैं, जहां पर लक्सर में एक युवक ने पुलिस चौकी में ही जहरीला पदार्थ खा लिया। आनंद फानन में युवक को अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। दरअसल 32 साल के प्रशांत धीमान पर एक लड़की को फोन कर परेशान करने का आरोप लगाते हुए पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी। लक्सर कोतवाली की बाजार चौक की पुलिस ने प्रशांत को पूछताछ के लिए बुलाया था। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान प्रशांत ने टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर जहरीला पदार्थ खा लिया। मामले की जांच एसपी देहात को सौंपी गई है। एक युवती द्वारा थाना चौकी क्षेत्र में एक कंप्लेंट दी गई थी कि एक व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है। एक सामान्य पूछताछ के लिए पुलिस को उसको बुलाया गया था, साथ में उसके परिजन भी साथ ही आए थे। इस बीच जो है वो युवक ने वहाँ पर जहर खाने की कोशिश की थी पूछताछ के बाद में, और उसको तुरंत जो है हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके बाद हायर सेंटर से रेफ़र किया गया। इस बीच उसकी डेथ हो गई हायर सेंटर में। उस पर पूरे प्रकरण की जांच एसपी ग्रामीण द्वारा की जा रही है। और बागेश्वर का जिला अस्पताल इन दिनों राजनीति का अखाड़ा बना हुआ है। यहां पर डॉक्टर्स और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक बिल्कुल आमने सामने आ गए हैं और जमकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि आए दिन डॉक्टर्स के साथ अभद्रता करते हैं, तो सीएमएस का कहना है कि कई डॉक्टर्स और नर्स अशोभनीय कपड़े पहनकर आते हैं और उन्हें ड्रेस कोड पर आने के लिए बोला गया, जिस पर डॉक्टर्स भड़क गए और कार्य बहिष्कार की धमकी देने लगे। फिलहाल डीएम बागेश्वर ने इस पूरे मामले की जांच बिठा दी है और सीडीओ बागेश्वर को इस बात की जांच सौंप दी गई है। में रहना पसंद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर ड्रेस कोड में अभी कोई फैंसी डिपार्टमेंट तो है नहीं, यहाँ फैंसी शो तो नहीं चल रहा है कि नहीं, तो भड़कीली ड्रेस में आए मेडिकल। सीएमएस और वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उनके बीच कुछ बातों पर कुछ आपसी मनमुटाव चल रहा है। तो आज हमने प्राथमिक रूप से जो पीएमएस है, मेडिकल संघ उनका है डॉक्टर्स का, उनके पदाधिकारियों से भी बात की है। फिर हमने सीएमएस साहब से भी बात की है। और उत्तराखंड कांग्रेस के कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल हो गए और ये बड़ा संकेत है बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दिया। यही नहीं, इसके पीछे पूरी प्लानिंग भी चल रही है। जरा देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कांग्रेसी खेमे में सेंधमारी कर उसके कई बड़े नेताओं को अपने पाले में खींच लिया। कांग्रेस को असली झटका तब लगा जब विधायक राजेंद्र भंडारी बीजेपी में शामिल हो गए। प्रदेश में आने वाले दिनों में निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और 2 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं। इन चुनावों से पहले बीजेपी कांग्रेस के कम से कम 2 विधायकों को तोड़ सकती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष खुलेआम इसका संकेत भी दे चुके हैं। देखिए, जमीन खाली हो जाती है तो बड़ी संख्या में लोग आते हैं, और जैसे मैंने शुरू से मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी पुष्कर धामी जी के विरोध के बिंदु बचते नहीं है और जनता का भी दबाव रहता है। यही कारण है बड़ी संख्या में लोग हमसे जुड़े हैं, धीरे धीरे जनप्रति जुड़ रहे हैं। एक विधायक आ गए हैं, समय काल पृथ्वी के हिसाब से आप देखते जाइए कितने आते हैं। कांग्रेस का कहना है कि उसका कोई भी विधायक बीजेपी के संपर्क में नहीं है। जो संपर्क में थे वो बीजेपी जा चुके हैं। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि महेंद्र भट्ट को बोलने की आजादी है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। मुझे नहीं लगता भट्ट जी कुछ भी कह सकते हैं। भट्ट जी को कहने की आजादी है, वो कुछ भी कह सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि भट्ट जी अब जो है, क्योंकि आपने लिए तो लिए सबको और एक टोकरी में आप सारे मेंढकों को रखना चाहते हैं तो कदापि संभव नहीं है। कोई ना कोई तो उछलेगा, तो रिवर्स प्लान होना अब तो। बीजेपी लोकसभा चुनाव में ही अपने इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना चाहती थी। शुरुआत राजेंद्र भंडारी की ज्वाइनिंग के साथ हुई और समापन कुल 6 विधायकों की ज्वाइनिंग के साथ होना था। लेकिन भंडारी की ज्वाइनिंग के साथ ही पार्टी के अंदर और बाहर जो हंगामा मचा, उसकी वजह से बीजेपी का ऑपरेशन तब रोक दिया गया। अब एक बार फिर इसे रिलॉन्च करने की तैयारी है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। और बहुअनुकृति गुसाई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गई, पर कांग्रेस में उनके ससुर हरक सिंह रावत की सियासत पर संकट मंडरा रहा है। 2022 में जिस बहू को हरक सिंह रावत ने लैंसडाउन सीट से टिकट दिलवाया था, उसी के बीजेपी में जाने से कांग्रेस पार्टी नाराज है। पार्टी अब हरक सिंह रावत पर नजर बनाए हुए है कि कहीं हरक सिंह रावत भी इसी तरह का कदम ना उठा ले। वहीं एक दिन भी लोकसभा चुनाव में प्रचार न करने पर भी हरक सिंह रावत पर
सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि जल्द हरक सिंह रावत को प्रचार न करने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी हो सकता है। पार्टी के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि बहू आखिर क्यों छोड़कर गई और आगे हरक सिंह रावत का स्टैंड क्या होगा, इस पर सीनियर नेता हरक सिंह रावत से जल्द बात करेंगे। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि हरक सिंह एक जगह टिकने वाले नहीं हैं, पर बहू पर वो कुछ नहीं कहना चाहते। और हरक सिंह जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उड़ीसा के प्रभारी भी हैं, और जिस तरीके से उम्मीद थी कि वो लोकसभा चुनाव में सक्रिय रहेंगे, वो निश्चित रूप से सक्रिय नहीं दिखे और उनकी बहू के जाने से पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान भी उस बात से हुआ है। और जहाँ तक हरक सिंह जी की बात है तो पार्टी निश्चित रूप से उस पर विचार करेगी और उनसे बातचीत भी करेगी कि उनका क्या आगे का प्लान क्या है। वो चलायमान है, अब वो कहीं स्थिर होकर के रहेंगे तो अच्छी संभावनाएं बन सकती थी उनके लिए। अब लेकिन जहाँ तक अनुकृति का सवाल है, मैं बेटियों और बहुओं की उस पर टिप्पणी नहीं करता। तो लगातार कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो रहे नेताओं की तुलना पूर्व सीएम हरीश रावत ने अग्निवीरों से की है। हरीश रावत के मुताबिक ये अग्निवीर बीजेपी के लिए नासूर साबित होंगे, तो बीजेपी ने इस हाल के लिए हरीश रावत को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है। दिनेश अग्रवाल, राजेंद्र भंडारी, मालचंद, दिनेश धने, विजयपाल सचवान, अनुकृति गोसाई, अशोक वर्मा, ये कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के नाम हैं। इनके साथ बीजेपी में शामिल हो रहे कार्यकर्ताओं को पूर्व सीएम हरीश रावत ने नासूर बताया है और बीजेपी में शामिल हो रहे इन नेताओं को अग्निवीर नाम दिया है। हरीश रावत के मुताबिक सेना की तरह जिस तरह बीजेपी में भर्ती अभियान चल रहा है, कांग्रेस फायदे में है और ऐसे अग्निवीरों का कुछ नहीं होने वाला। यह बीजेपी के लिए नासूर साबित होंगे और बीजेपी के वर्कर्स इस बात को महसूस करने लग गए हैं। उनके चेहरों पर शिकन पड़ने लग गई है, ये क्या हो रहा है करके, और जनता भी इससे चिंतित है। कांग्रेस जिन्हें अग्निवीर बता रही है, उनका भविष्य अब बीजेपी के हाथ में है और 3 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद किसे टिकट मिलेगा और कौन खाली रहेगा, ये भी बीजेपी तय करेगी। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई कांग्रेस छोड़ने वाले अग्निवीर बीजेपी के नेताओं के लिए खतरा साबित होंगे और क्या हरीश रावत का आकलन सही है? हरीश रावत को इन लोगों के कांग्रेस छोड़ने से बड़ा सेटबैक लगा है और लगातार कांग्रेस कमजोर होती जा रही है और उसके सबसे बड़े कारण हरीश रावत ही निकल रहे हैं। तो वो सब लोग उनके निशाने पर हैं, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। अब आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को देखना है कि किस तरह उनका उपयोग करना है, किस तरह उनके मान सम्मान चिंता करना है। अब वो हमारा सब्जेक्ट हो, हरीश रावत जी का सब्जेक्ट कहाँ से रहेगा? लोकसभा चुनाव निपट चुका और बीजेपी में शामिल हो चुके नेताओं की सबसे बड़ी उम्मीद अब 2027 का विधानसभा चुनाव है और तब पता लगेगा कि जिन्हें कांग्रेस अग्निवीर बता रही है उनका भविष्य क्या होगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और इस बार लोकसभा चुनाव में मतदान के बहिष्कार की बाढ़ सी आ गई है। हालात कुछ यूं हैं कि पूरे प्रदेश में 50 से ज्यादा इलाकों में वोटिंग का पूरी तरह से बहिष्कार किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि ज्यादातर मामलों में बहिष्कार की वजह वो मुद्दे बने जिनका दशकों पहले समाधान हो जाना चाहिए था। आम चुनाव के पहले चरण के मतदान में वोटर्स का जोश कहीं भी नजर नहीं आया। कम मतदान प्रतिशत ने जहां चुनाव आयोग को परेशान किया है, वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ग्रामीणों ने इस बार बहिष्कार का हथियार डाला है। मतदान से पहले ही सैकड़ों गांवों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया था, लेकिन प्रशासन के लात मनाने के बाद भी 50 से ज्यादा गांव बहिष्कार पर ही अडिग रहे। पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा, देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी और टिहरी जैसे जिलों में इस बार चुनाव बहिष्कार देखने को मिला। ये बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो सड़क, बिजली, पानी, इस तरह की जो बुनियादी समस्याएं हैं जो कि कब की हल हो जानी चाहिए, या इस तरह की समस्याओं के लिए लोगों को बाइकआउट में जाना ही नहीं चाहिए, अभी भी बनी हुई है और उसके लिए मजबूर होकर लोग अभी भी
चुनाव बहिष्कार की तरफ बढ़ रहे हैं और इस बार भी ये देखने को मिला। ये बड़ी चिंता की बात है और प्रशासन को भी इसको गंभीरता से लेना चाहिए। शासन बहिष्कार करने वाले गांव में कई ऐसे भी हैं जो बीते कई चुनाव का भी बहिष्कार कर चुके हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है कि इनकी छोटी छोटी मांगे अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। ज्यादातर गांव ने रोड, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी सुविधाओं के लिए बहिष्कार की राह पकड़ी है। पिथौरागढ़ के कनार गांव तक पहुंचने के लिए आज भी 18 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना होता है। एक अदद रोड के लिए कनार के ग्रामीण कई दफा चुनाव का बायकॉट कर चुके हैं, फिर भी नतीजा सिफर ही रहा है। जो भी विकास के काम रह गए हैं हम लोग पूरी अच्छे तरीके से उनको पूरा करेंगे और यही है कि आगामी कभी भी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये लोकतंत्र का पर्व है, सभी का पार्टिसिपेशन इसमें होना चाहिए और कोई भी गांव इससे लेफ्ट आउट ना रहे। हम लोग इस तरह के प्रयास करते रहेंगे कि जो विकास में जो भी बाधा वहाँ पे पहुंची है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र में चुनाव बहिष्कार किसी भी समस्या का हल नहीं है। वोट की चोट से भी अपनी मांगों को मनवाया जा सकता है, लेकिन इससे हमारे नीति निर्माताओं पर भी ये सवाल उठना लाजमी है कि आखिर आजादी के 70 दशक बाद भी गांव में जरूरी सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पाई हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। और पिथौरागढ़ देहरादून के बीच अब हफ्ते में 6 दिन की लगातार फ्लाइट शुरू हो गई है। फ्लाइट बिग एयरलाइंस का 19 सीटर प्लेन सोमवार से शनिवार तक देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच रोज उड़ान भरेगा। पहले ये फ्लाइट हफ्ते में सिर्फ 3 दिन के लिए शुरू की गई थी, लेकिन यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अब इसे 6 दिनों के लिए लगातार संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा फ्लाइंग बिग एयरलाइंस ने पिथौरागढ़ से पंतनगर के बीच हफ्ते में 5 दिनों के लिए भी फ्लाइट शुरू कर दी है। देहरादून की जो फ्लाई बिग द्वारा ऑपरेट हो रही थी वो पहले सप्ताह में 3 दिन थी, आज से सप्ताह में 6 दिन हो गई है। तो मंडे टू सैटरडे पिथौरागढ़ टू देहरादून रहेगी और देहरादून टू पिथौरागढ़ रहेगी और सप्ताह में 5 दिन के लिए पिथौरागढ़ से पंतनगर के लिए फ्लाइट होगी। तो यहाँ से आगामी सभी लोगों को काफी फायदा होगा। एक दौर में नैनीताल के माल रूट की शान की सवारी अब इतिहास हो जाएगी। पहले हाथ रिक्शे और अब हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद पैडल रिक्शे भी अतीत के पन्नों में सिमटते चले जा रहे हैं, तो पालिका इसको संजोने में जुटी हुई है। नैनीताल की मॉल रोड पर चलने वाले ये पैडल रिक्शा अब अतीत के पन्नों में सिमटने जा रहे हैं। आम लोगों और पर्यटकों की शान की सवारी हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस पर्यटन सीजन में नहीं दिखेंगे, तो अब इनके बदले ई रिक्शे मॉल रोड पर चलेंगे। लेकिन ये पैदल रिक्शे सेल्फी के लिए टूरिस्टों को लुभाएंगे। इसी मॉल रोड पर कभी इन्हीं रिक्शों पर दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, कादर खान तो कभी इंदिरा गांधी समेत कई सेलिब्रिटी बैठ चुके हैं। खास बात ये है कि इनकी सवारी के लिए लोग लाइन लगाकर इंतजार भी करते हैं। प्रपोजल ये बिल्कुल नेसेंट स्टेज पे, इस पर भी बहुत ज़्यादा विचार हो नहीं पाया, क्योंकि इसको अगर हम करते हैं तो भी ये भी जो है ये चुनाव जो आचार संहिता है उसके बाद ही कर सकते हैं। तो अभी ये सोचने की स्टेज पे है कि इसके ऊपर किस तरह से करेंगे और किस तरह से इसको हम फॉर्मुलेट करके फाइनल शेप देंगे। तो अभी ये बिल्कुल विचाराधीन स्तर पे ही है। नैनीताल में रिक्शों का इतिहास 1858 से रहा है। तब यहाँ आवाजाही के लिए हाथ रिक्शा हुआ करते थे, जिनको हटाकर साल 1921 में पैडल रिक्शा की शुरुआत की गई, जिसका अधिकार सिर्फ पालिका के पास होता था। इन रिक्शों का किराया भी 2 आने से लेकर 20 रुपयों तक पहुंच गया था। लेकिन अब ये रिक्शे सिर्फ लोगों की यादों में ही रहेंगे। की अपनी व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से शायद ये कदम उन्हें उठाना पड़ रहा है। कहीं पे शायद प्रशासन अपने कोर्ट के ऑर्डर्स को लेकर भी मजबूर है। अगर इस तरह की व्यवस्था पालिका बनाने जा रहा है तो ये भी बहुत खूबसूरत व्यवस्था है। एक रिक्शा तल्लीताल, एक रिक्शा मल्लीताल, 2 जगह अगर इन्हें सुंदर बना के और एक शोकेस में लगाया जाए, खड़ा करा जाए, तो वो भी कम से कम एक यादगार बनी रहेगी, अच्छा कदम रहेगा। बहरहाल इस रिक्शों के साथ समय का पहिया भी घूमा और ये पैडल रिक्शे इतिहास बनने जा रहे हैं। अब ये रिक्शे अतीत के पन्नों में भले ही सिमट जाएं, लेकिन इनकी यादें लोगों को जरूर याद रहेंगी। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और रुकेंगे आप छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।